So our today's topic is plant growth and mineral nutrition. Plant growth. As we know, it is a basic, that is, it is a fundamental characteristics of a living being. In this chapter, we are going to study. In this chapter, we are going to study the phases of growth, what are the conditions of growth, growth rate, types of growth, growth curve, what is development, what is plasticity, what is the growth hormones, the name as the plant growth and mineral nutrition. So what are the minerals are required for the plants? So all these points we are going to cover in this chapter. So the first question which is asked in this box, that do you think that the ग्रोथ इज़ प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बींग ओनली? सो क्या हम बोल सकते हैं कि ग्रोथ जो प्रॉपर्टी है ये सिर्फ लिविंग बींग की है? सो हम क्या बोलेंगे? नो। हमने जैसे लास्ट ईयर लिविंग वर्ल्ड भी पढ़ा था 11th में, तो उसमें एक आपको चैप्टर में एक पॉइंट था कि ग्रोथ जो है वो तो नॉन लिविंग थिंग्स की भी ग्रोथ होती है। जैसे अगर हम बात करें माउंटेन्स की, सो माउंटेन्स आर ऑल्सो, वो भी बढ़ रहे हैं, बट जो उनकी ग्रोथ होती है दैट ग्रोथ इज़ एक्सट्रेंसिक, बट आवर लिविंग बींग्स जो भी प्लांट्स है या एनिमल्स है उनकी ग्रोथ होती है, दे आर इंटरनल और इंट्रेंसिक. सो next question is there any difference between plant growth and animal growth? So yes, we can say in plant the growth is indefinite, whereas animal growth is definite. मतलब प्लांट की जो ग्रोथ है वो हम नहीं बोल सकते, वो तो ऑल टाइम उसकी लाइफ टाइम होती ही रहती है. एनिमल की ग्रोथ एट अ सर्टन पीरियड तक ही होती है. यस. सो नेक्स्ट, फर्स्ट वी सी द टॉपिक plant growth. Okay, so the growth is the one of the characteristics feature of living organism. Growth as a phenomena has two aspects, that is quantitative and qualitative. Quantitative, as you know, उसकी quantity की बात अगर हम करते हैं तो it is increase in the length, breadth, size, volume, body mass or dry weight and number of cells. Growth as a quantitative change is a final end product of successive metabolism. अब जो हमको फाइनल ग्रोथ मिलती है वो किसका प्रोडक्ट होता है? हमारा जो सक्सेसिव मेटाबॉलिज्म होता है बॉडी का अगर हम यहाँ पे प्लांट की बात कर रहे हैं, तो अगर हम प्लांट के अंदर जो उसका सक्सेसिव मेटाबॉलिज्म होगा उसी का जो फाइनल एंड है वो है हमारी फाइनल ग्रोथ. देन नेक्स्ट इज़ क्वालिटेटिव एक्सपेक्ट्स. अगर हम क्वालिटेटिव एक्सपेक्ट की बात करते हैं, सो द नेचर इट इज़ अबाउट चेंज इन द नेचर ऑफ ग्रोथ. सो हमारे जो इंटरनल मीन्स नेचर में जो नेचर ऑफ ग्रोथ में जो चेंजेस हो रहे हैं, दैट इज़ द क्वालिटेटिव एक्सपेक्ट, वेयर द डेवलपमेंट इज़ एन ऑर्डर चेंज, जिसमें डेवलपमेंट जो है ये हमारा चेंज है. ओके, एंड और progress while differentiation lead to higher and more complex state. अब यहाँ पे आपको दो वर्ड्स दिए हुए हैं, डेवलपमेंट एंड डिफ्रेंसिएशन. अब दोनों में डिफरेंस क्या है? डेवलपमेंट मीन्स इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, बट डिफ्रेंसिएशन मीन्स अगर हम बात करते हैं प्लांट के सेल्स आफ्टर सम टाइम्स, मतलब वो आपको पता है कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं. यस, लास्ट ईयर हमने 11th में भी पढ़ा था. जैसे ये अगर हम बात करें, दिस इज़ द स्टेम पार्ट एंड दिस इज़ द रूट पार्ट. स्टेम में भी आप देखेंगे यहाँ पे आपको मेरिस्टेमेटिक सेल्स दिखेंगे और रूट्स में भी आपको ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स दिखेंगे. दे आर हाईली डिवाइडिंग सेल्स जो हमेशा ही क्या होते रहते हैं? डिवाइड होते रहते हैं और प्लांट को ग्रोथ प्रोवाइड करते हैं. ओके, सो दिस मेरिस्टेमेटिक सेल्स दे हैव द कैपेसिटी टू डिवाइडिंग ऑल द टाइम्स. ओके, सो अब यहाँ पे जो बात कही गई है डिफ्रेंसिएशन की, सो द डिफ्रेंसिएशन मीन्स कि आफ्टर सम टाइम प्लांट ग्रो होने के बाद कुछ सेल्स को उनका काम दे दिया जाता है. जैसे आप फ्लोएम बनाओ, आप जाइलम बनाओ. अब आपको पता है इनके क्या रोल है. अब ये रोल इनको मिलने के बाद दे आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर सेल. सो ये जो उनमें डिफरेंस आता है दैट वी कॉल्ड एज अ डिफ्रेंसिएशन. मतलब उनको एक उनका पर्टिकुलर काम सौंप दिया जाता है. सो दैट मीनिंग हम डिफ्रेंसिएशन का बोलेंगे तो ये होगा. सो
It is the qualitative aspect, talk about the change in the nature of growth where development is an order change or a progress while differentiation lead to higher and more complex state. अगर हम जैसे इसका एग्जांपल अगर हम एम्ब्रियो से भी देखें तो पहले कैसा बनता है जायगोट, जायगोट के बाद वो डिवाइड होते होते सेल्स पूरे डिवाइड होते रहते हैं और उसके बाद आप देखते हो कि आफ्टर सम टाइम some cells are going to make heart, some are going to make lungs. सो यहाँ पे क्या हो रहा है, हर एक सेल को उनका काम जो है डिफ्रेंशिएट या उनका काम उनको दे दिया गया है, तो वो क्या हो गया, वो सारी सेल से अलग होके वो अपने सिर्फ वही काम करेंगे, सो वो क्या हो गया, उससे डिफ्रेंशिएट हो गए, सो दैट इज़ द डिफ्रेंशिएशन. सो ग्रोथ को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, सो द ग्रोथ दस कैन डिफाइन एज अ परमानेंट, मतलब एक बार आपकी ग्रोथ होने के बाद क्या आपको कोई घिस घिस के छोटा कर सकता है क्या, नो. सो इट इज़ द परमानेंट इरिवर्सिबल इंक्रीज इन द बल्क ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. परमानेंट ग्रोथ रहेगा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या रहेगी कि ग्रोथ जो है वो परमानेंट रहेगी एंड इट इज़ इरिवर्सिबल इंक्रीज, मतलब आप उसको फिर से वापस छोटा नहीं कर सकते. इरिवर्सिबल इंक्रीज इन द बल्क ऑफ एन ऑर्गेनिज्म अकम्पनीड बाय चेंज ऑफ फॉर्म. ऑब्वियस है, अगर आपका ग्रोथ हो रहा है तो आपका फॉर्म भी चेंज होगा. ओके, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर प्लांट्स एंड व्हाट इज़ यूनिसेलुलर प्लांट्स. सो अगर हम मल्टी सेलुलर प्लांट्स की बात करते हैं तो इन अ मल्टी सेलुलर प्लांट जिसमें वस्कुलर सिस्टम है, द ग्रोथ इज़ इनडिटर्मिनेट. ग्रोथ इज़ इनडिटर्मिनेट मतलब वो उसकी ग्रोथ जो है वो लाइफ टाइम होती रहेगी. इट्स अकर्स थ्रू आउट द लाइफ indefinitely. Okay, it is restricted to some specific region called the meristem, which are the region where the new cells are constantly and continuously produced. So जो हमने अभी ये डायग्राम देखा था, अब यहाँ पे क्या है, ये स्टेम है, यहाँ पे उसका अपाइकल मेरिस्टेम है और यहाँ पे रूट का मेरिस्टेम है. यहाँ पे रूट जो है, रूट के सेल्स हमेशा डिवाइडिंग होते रहेंगे और यहाँ पे शूट्स के सेल डिवाइडिंग होते रहेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द लोकेशन. जो हम बोल सकते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, अपाइकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेम. अपाइकल मेरिस्टेम जो रहेगा वो हाईली डिवाइडिंग पार्ट रहेगा. देन इंटरकैलरी जो मेरिस्टेम है ये दो इंटरनोड के बीच के उनके डिफरेंस को बढ़ाएगा, ओके, उसके ग्रोथ करेगा. देन लेटरल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम ये हमारा गिर्थ बोल सकते हैं, उसकी प्लांट की चौड़ाई को बढ़ाएगा. ओके, सो दीज आर द थ्री these are the three types on the basis of their location. So the meristems are of 3 types based on the location: apical meristem, intercalary meristem and lateral meristem. So see here, apical meristem in vascular system, in vascular plant जिसमें vascular bundle है, ऐसे plant the growth is restricted to the apex of root and shoot. मतलब यहाँ पे ग्रोथ जो है अपाइकल मेरिस्टेम की हमने जो फिगर देखा उसमें जो उसकी ग्रोथ है वो कहाँ पे ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड है, इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू द एपिक्स, मतलब उसका जो लास्ट पार्ट रहेगा ऑफ रूट्स एंड शूट. इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ इन लेंथ, हाइट एंड द डिफ्रेंसिएशन और द सेल टाइप. वो कहाँ हेल्प करेगा, इट विल हेल्प टू इंक्रीज द लेंथ एंड हाइट ऑफ द प्लांट. इट कंट्रीब्यूट टू द प्राइमरी ग्रोथ. जो प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ हमें जैसे पता है, प्लांट की प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रोथ दोनों होती है. सो द फर्स्ट प्राइमरी ग्रोथ में जो है हमारा अपाइकल मेरिस्टेम है, इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. then next second is the intercalary meristem. It is located at the node or at the base of internode of stem. जैसे हमने देखा कि ये कहाँ पर रहेगा, इट इज़ लोकेटेड एट द नोड. इट इज़ इट्स प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ इंटरनोड्स. वो क्या करेगा, इंटरनोड के बीच के जो उसके लेंथ है उसको इंक्रीज करेगा. एंड ऑल्सो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लीफ प्राइमोडिया एंड लेटरल बर्ड्स. लीफ, नया जो लीफ बनता है वो हम देखते हैं नोड से ही निकलता है. सो इट्स हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ लीफ प्राइमोडिया एंड लेटरल बर्ड. देन नेक्स्ट इज लेटरल मेरिस्टेम, जो नीचे का पार्ट रहता है या मैच्योर पार्ट होता है. इट इज़ लोकेटेड
laterally along the axis of dicotyledons and gymnosperm। हमको देखने मिलता है कि जो प्लांट डाइकोट प्लांट्स होते हैं उसी में जो है लेटरल मेरिस्टेम का मैक्सिमम रोल प्ले होता है, क्योंकि वही उसको उसकी चौड़ाई या उसकी गिर्द को बढ़ाता है। ओके, जो बड़े बड़े पेड्स होते हैं, डैट इज़ जिम्नोस्पर्म बड़े रहते हैं, तो उनके जो चौड़ाई को बढ़ाने का काम वो कौन करेगा? इट इज़ द lateral meristem। इट इज़ लोकेटेड एज स्ट्रिप इन द vascular bundle of stems of dicots। इट इज़ कॉल्ड vascular cambium। जैसे कैम्बियम आपने पढ़ा था कि इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट। So it is responsible for increase in girth of the stem due to addition of secondary vascular tissues। Okay, so ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन हम मेरिस्टेम को इन 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ओके, नेक्स्ट वी विल सी व्हाट आर द फेजेस ऑफ ग्रोथ। अब हमें पता है कि प्लांट जब ग्रो करता है, सो इन द इनिशियल स्टेजेस आप देखोगे कि प्लांट जो है धीरे धीरे ग्रो करता है, एंड आफ्टर जब उसको एक पकड़ मिल जाती है या आप बोल सकते हो वो सेट हो जाता है, देन देर इज़ अ टाइम कि प्लांट जो है बहुत फास्ट ग्रो करता है। एंड आफ्टर सर्टन जब उसकी लाइफ आप बोल सकते हो उसकी कैपेसिटी ख़त्म होती होती अगर आ रही है, तो एट दैट टाइम इट टेक्स अ स्टेशनरी फेज़ या आप बोल सकते हो फेज़ ऑफ मैचुरेशन उसमें आ जाता है। सो पहले कैसे रहेगा, जैसे अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल एक नॉर्मल एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि जनरली अगर हम कहीं जाते हैं, कहीं नई जगह पे जाते हैं, तो जाते वक्त हमें थोड़ा सा हिचकिचाहट होती है या वहाँ पे इंटरेक्ट करने में हमें प्रॉब्लम होती है, बट वंस वी सेट हम वहाँ पे इजीली सेट हो जाता है और हमारा वहाँ पे उतना ही डेवलपमेंट होते जाता है लाइकवाइज। और वैसे ही यहाँ पे प्लांट के भी बारे में बोला गया है कि ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेजेस हम बोल सकते हैं कि प्लांट के 3 फेजेस हैं उनके ग्रोथ के, फेजेस ऑफ सेल डिवीजन, फेजेस ऑफ सेल एनलार्जमेंट एंड फेजेस ऑफ सेल मैचुरेशन। नेक्स्ट पेज में हम पर देखते हैं। So the cell in the meristem divide, enlarge and get differentiated। So जो क्या हो रहा है, तो सेल है हमारा मेरिस्टेमेटिक सेल है, वो क्या हो रहे हैं, फर्स्ट डिवाइड हो रहे हैं, एनलार्ज हो रहे हैं, बड़े बड़े होते जा रहे हैं, और उसके बाद उनको उनका काम दे दिया जा रहा है। सो दे गेट डिफ्रेंशिएटेड। करस्पॉन्डिंग टू दिस 3 stages there are 3 phases of growth। First is the phase of cell division or formation। Cell of meristem are thin-walled, non-vacuolated, having prominent nucleus and glandular cytoplasm। Obvious है कि जब कोई सेल डिवाइड हो रहा है, तो अगर वो बहुत हार्ड रहेगा या उसकी वॉल बहुत थिक रहेगी तो उसको डिवाइड होने में टाइम लगेगा। इसीलिए यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल जो है, दे आर द सेल ऑफ द मेरिस्टेम इज थिन वॉल। यहाँ पे वो कैसा रहेगा, थिन रहेगा। थिन रहेगा तो दे हैव द कैपेसिटी कि वो जल्दी जल्दी डिवाइड हो सकेगा। नॉन वैक्यूलेटेड रहेगा। अब नॉन वैक्यूलेटेड क्यों रहेगा, वैक्यूल्स फॉर्म होते तक ही वो इतना उसमें टाइम नहीं होता है कि वो वैक्यूल भी फॉर्म कर सके। दे आर हाईली डिवाइडिंग सेल्स, तो उतने टाइम तक उसमें वैक्यूल भी नहीं बनता है, तो दे आर नॉन वैक्यूलेटेड हैविंग प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा काम करना है उसे, तो उसको न्यूक्लियस की ज़रूरत पड़ेगी, तो वहाँ पे प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा एंड ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म। Then meristematic cells undergo mitotic division to form 2 new cells। ओके, हमें पता है माइटोटिक डिवीजन में 1 से 2 सेल बनते हैं, सो यहाँ पे ऑल टाइम वो ग्रो होता रहेगा। वन सेल रिमेन मेरिस्टेमेटिक एंड अदर सेल अंडरगो एनलार्जमेंट एंड डिफ्रेंसिएशन। कैसा पैटर्न रहेगा कि एक जो सेल रहेगा, एक सेल हमेशा क्या होता रहेगा, एक सेल है वो डिवाइड हो रहा है 2 सेल में। एक तो मेरिस्टेमेटिक सेल उसमें कैपेसिटी रहेगी और दूसरा जो है वो डिफ्रेंशिएट होगा। मतलब एक में तो कैपेसिटी रहेगी कि वो डिवाइड होता रहेगा और दूसरे में कैपेसिटी रहेगी कि वो डिफ्रेंशिएट होगा। डिफ्रेंशिएट होगा मतलब उसको कुछ ना कुछ काम दे दिया जाएगा और वो उस काम को करता रहेगा। सो one of the cell remain meristematic and other cell undergo enlargement and differentiation। In this phase, the growth rate of growth occur at a slower phase और उसी को बोला गया है lag phase। वही बात है कि जब हम कहीं नई जगह पे जाते हैं तो हमें वहाँ पे स्टार्ट करने के लिए यहाँ या वहाँ पे हमें
स्टेबल होने के लिए कुछ टाइम लगता है, वो टाइम वो जो रहेगा वो हम उसमें हमारी प्रोडक्टिविटी बोल सकते हैं थोड़ी कम रहेगी. सो एट दैट टाइम द रेट ऑफ ग्रोथ अकर्स एट अ स्लोअर फेज एंड दैट इज कॉल्ड एज अ लैग फेज. जो उसका लैगिंग बोल सकते हो, इसलिए उसको क्या बोला गया है, लैग फेज. ओके. द नेक्स्ट इज द फेज ऑफ सेल एनलार्जमेंट और अलोंगेशन. अब एक बार सेट होने के बाद क्या होगा, वो डिवाइड होना स्टार्ट करेगा फास्ट. सो द न्यूली फॉर्म सेल बिकम वैक्यूलेटेड, ऑस्मोटिकली एक्टिव एंड टर्जिड. धीरे धीरे उसमें वैक्यूल्स फॉर्म होना स्टार्ट कर हो जाएंगे, वो माइटोटिकली एक्टिव हो जाएगा, टर्जिड हो जाएगा, मतलब वो रूट से या आप बोल सकते हो या वो दूसरे सेल से कुछ मटेरियल जो है, जो न्यूट्रिएंट्स है वो लेना स्टार्ट करेगा. सो इट बिकम ऑस्मोटिकली एक्टिव, वाटर लेना स्टार्ट करेगा एंड बिकम turgid ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. द टर्जिडिटी रिजल्ट इन एनलार्जमेंट ऑफ सेल. सो सभी जैसे सेल का मैक्सिमम जो उसका वर्क है वो किस पे डिपेंड रहता है, उसके वाटर कंटेंट पे भी डिपेंड रहता है. सो जो टर्जिडिटी है, इट रिजल्ट इन एनलार्जमेंट ऑफ cell both lengthwise and breadthwise. In this phase, new walls material and other material are synthesized to cope up with the enlargement. अब यहाँ पे ये न्यू फेज रहेगा. इट इन दिस फेज न्यू वॉल मटेरियल्स एंड अदर मटेरियल्स आर सिंथेसाइज, मतलब सारा उसका वॉल बनेगा, उसके अंदर साइटोप्लाज्म के अदर मटेरियल्स का भी सिंथेसाइज होता रहेगा. और ये जो प्रोसेस है ये फास्ट रहेगी. द ग्रोथ रेट इन दिस फेज एट एन एक्सिलरेटेड फेज, मतलब बहुत ज़्यादा ग्रोथ रहेगा इस स्टेज पे. एंड इट इज़ कॉल्ड एज एक्सपोनेंशियल एंड लॉग फेज, इसीलिए उसको क्या बोला गया है, एक्सपोनेंशियल एंड लॉग फेज. सो हमने यहाँ पे दो फेजेस देखिए, फेज ऑफ सेल डिवीजन एंड फेज ऑफ सेल एनलार्जमेंट. सो यहाँ पे हमने देखा कि पहले इसमें हमें सेट होने में, जो सेल है, सेल को सेट होने में वो पहले हाईली डिवाइडिंग सेल्स रहेंगे, उसका थिन वॉल रहेगा, उसको डिवाइड होने के लिए या उसको सेट होने के लिए टाइम लगेगा. बट इन द नेक्स्ट फेज ऑफ सेल एनलार्जमेंट या एलोंगेशन की हम बात करते हैं, एक बार सेट होने के बाद वो हाईली डिवाइड हो जाएगा, उनका लेंथ वाइज और ब्रेथ वाइज उनका इंक्रीज होता रहेगा. एंड दैट इज कॉल्ड एज ए एक्सपोनेंशियल फेज और अ लॉग फेज. ओके. ये आपको एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज लॉग फेज या व्हाट इज एक्सपोनेंशियल फेज. देन नेक्स्ट वी सी दैट इज phase of maturation. So after some time सभी का एंड रहता है. सो हियर ऑल्सो सेल भी मैच्योर हो जाएंगे, वो भी डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे. डिफ्रेंशिएट होने के बाद उसकी भी मैच्योर होने के बाद उनमें भी जो ग्रोथ रेट है वो भी कम होते जाएगा. ओके. सो द एनलार्ज सेल नाउ बिकम specialized to perform specific function and attain maturity both morphological and physiological. दोनों तरीके से both the type that is morphologically and physiologically उसकी maturity हो जाएगी. And in this phase the rate of growth is slow down and come to a steady state, that is the stationary phase. कैसे हो जाएगा वो, stationary phase हो जाएगा at a certain after some मैच्योरिटी. ओके. अब यहाँ पे हमें एक डायग्राम दिया है कि वहाँ पे उन्होंने बताया डिफरेंट फेजेस ऑफ ग्रोथ इन रूट्स. अब हमें पता है कि जो रूट्स है ये बहुत हाईली डिवाइडिंग पार्ट रहता है प्लांट का, जो हमेशा डिवाइड होता रहता है. अब यहाँ पे आपको कुछ दो पिक्चर्स दिए हुए हैं, दो डायग्राम्स हैं, एक डायग्राम है और ए एंड बी. अब यहाँ पे हम डिफरेंस देख रहे हैं कि आपको एक मेथड दी हुई है, पैरेलल लाइन मेथड्स यहाँ पे मतलब वो टेक्निक को यहाँ यूज़ किया गया है. क्या किया है यहाँ पे उन्होंने, जैसे अब देखेंगे जोन ऑफ मैच्योर सेल ये पार्ट दिया हुआ है, जोन ऑफ सेल डिफ्रेंसिएशन दिस पार्ट, एंड जोन ऑफ सेल एलोंगेशन एंड जोन ऑफ सेल फॉर्मेशन. ऐसे इसको जो एक प्लांटलेट है, उस रूट है सॉरी, उसको उन्होंने चार पार्ट में डिवाइड किया है. अब आप देखो ए में और बी में क्या डिफरेंस है. आप देखोगे कि जोन ऑफ
सेल एलोंगेशन है, वहाँ पे आप जो लाइन है वो देखो, उसका डिफरेंस कितना ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। यस, तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस पैरेलल लाइन टेक्निक वी कैन, हम बता सकते हैं कि जो जोन ऑफ एलोंगेशन है वो ऐसा पार्ट है जहाँ पे आप देख रहे हो कि रूट का मैक्सिमम डेवलपमेंट हुआ है। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ऐसा पार्ट, या जैसे हमने देखे कि फेज ऑफ एलोंगेशन, वहाँ पे आप देखो कि मैक्सिमम प्लांट का जो मैक्सिमम ग्रोथ हुआ है वो इस फेज में हुआ है। ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस, ये उसका इंटरप्रिटेशन है ये डायग्राम का। फेजेस ऑफ ग्रोथ इन रूट्स, पोजीशन ऑफ रेडिकल एट द बिगनिंग, ये बिगनिंग का है, एंड एट द एंड, यहाँ पे ये एंड है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस पैरेलल लाइन के जो डिफरेंस आपको दिख रहा है उससे हम बता सकते हैं कि प्लांट में कितना ग्रोथ हुआ है। ओके, सो this up to this we have completed what is the phases of plant growth. Okay, now we see what is the condition required for the growth. So अब आपको पता है कि जब कोई भी प्लांट हो या एनिमल हो, उसको पर्टिकुलर अच्छा रिस्पॉन्स देने के लिए पर्टिकुलर उसको सुटेबल कंडीशन हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी। सो फॉर दैट कुछ उसकी स्पेसिफिक कंडीशंस हैं जो उसमें रहना ज़रूरी है। लाइक जब भी हम, अगर हमारे लिए भी जैसे जिस तरह से खाना, टेम्परेचर, हमारा इन्वामेंट कैसा रहना चाहिए, हमें ऑक्सीजन मिलना चाहिए, हमें खाना मिल रहा है तो उसमें से न्यूट्रिएंट्स मिलना चाहिए, हमें वाटर हमारे बॉडी के लिए एसेंशियल है तो हमें वाटर भी मिलना चाहिए। तो जिस तरह से हमारे लिए ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से प्लांट के ग्रोथ के लिए भी उसकी ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम देखेंगे कि कंडीशन ऑफ कंडीशन फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट कौन कौन से नेसेसरी है। सो द डिफरेंट इन्वायरमेंटल एंड फिजियोलॉजिकल कंडीशन नेसेसरी फॉर द प्लांट for the growth include is the water, supply of nutrients, temperature, oxygen, carbon, nitrogen ratio, gravitational force, light and growth hormones. So फर्स्ट अगर हम बात करते हैं वाटर की, सो वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट। जैसे हमारे लिए वो इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही प्लांट के लिए भी वाटर इम्पॉर्टेंट है। उसकी मैक्सिमम जो रिक्वायरमेंट है, या आप बोल सकते हो वो सेल जो है अपने पूरे मेंटेन करेगा अपनी टर्जिडिटी को, और जैसे ही उसमें वाटर जितना ज़्यादा अमाउंट में रहेगा, उसके बायोकेमिकल रिएक्शन उतने फास्ट होंगे, उतने एक्टिव होंगे। ओके, नेक्स्ट अगर हम बोल सकते हैं न्यूट्रिएंट्स की बात करें, तो जैसे हमें अपने रोज़ खाना लगता है, वैसे ही देखेंगे हम कि प्लांट्स को भी न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब ये न्यूट्रिएंट्स इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में हो सकते हैं। दैन टेम्परेचर, पर्टिकुलर टेम्परेचर भी उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। हम ये नहीं बोल सकते हैं कि कुछ प्लांट ऐसे रहते हैं जो आप बोल सकते हैं अंटार्कटिका के, उनको अगर हम समर वाले लोकेशन पे लेके आए, या फिर हम बोले कि कुछ नॉर्थ के साउथ में प्लांट लेके आए, तो ऐसे उनमें भी चेंजेस वो अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं। सो फॉर डैट पर्टिकुलर टेम्परेचर प्लांट को भी रिक्वायर्ड होता है। देन ऑक्सीजन इज़ ऑल्सो असेंशियल। दैन लाइट इज़ वेरी मच असेंशियल फॉर द प्लांट्स जो सारा कुछ उनका बनता है, इट इज़ नेसेसरी कि लाइट की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। दैन ग्रेविटेशनल फोर्स, अब आप बोलोगे ये क्यों रिक्वायरमेंट, अब हमको पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो रूट्स है उसको होल्ड करने की कैपेसिटी किस में रहेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स में रहेगी। और जो अपाइकल पार्ट होता है, जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो जो रूट्स है वो ऑलवेज नीचे ग्रेविटी की तरफ रहते हैं, और जो न्यू प्लांट रहता है, it move toward the light, or we can say to the sun. So it also play an important role for the shoot and root. So see, water is an essential component of protoplasm and maintain the turgidity of the cell. It act as an aqueous medium for biochemical reaction. अब यहाँ पे जितना भी रिएक्शन हो रहा है सेल के अंदर, वो उसके लिए वाटर की रिक्वायरमेंट है, और सारा वो कहाँ पे हो रहा है, इट इज़ अकर इन द aqueous medium. So for जो भी उसके सेल के रिएक्शन हो रही है उसके लिए वाटर की रिक्वायरमेंट लगेगी। ओके, उसके सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस के लिए। देन माइक्रो एलिमेंट्स एंड मैक्रो एलिमेंट्स आर न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द प्लांट। माइक्रो मतलब स्मॉल अमाउंट में, और मैक्रो मीन्स उससे थोड़े ज़्यादा अमाउंट में जो न्यूट्रिएंट्स लग रहे हैं प्रॉपर ग्रोथ के लिए प्लांट के, ये भी उनके लिए बहुत नेसेसरी है।
ओके, ये कहाँ से मिलेंगे? दे टेक फ्रॉम द सॉइल। देन ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंजेस बिटवीन 25 to 35 डिग्री सेल्सियस, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड रहेगा प्लांट को। देन ऑक्सीजन इज असेंशियल फॉर द रेस्पिरेशन एंड रिलीज ऑफ एनर्जी, जैसे हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है वैसे ही ऑक्सीजन किसको? प्लांट को भी रिक्वायर्ड रहेगा फॉर देयर असेंशियल रेस्पिरेशन एंड रिलीज ऑफ energy. Then light is very much essential for germination of seed and photosynthesis. It is necessary. Okay. Then gravitational force decide the direction of growth of the shoot and root. अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ही उसका जो है वो डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ डिसाइड करता है. सो टिल नाउ वी have completed what is plant growth and what are the phases of plant growth and condition for the growth of the plant. In next video we see next topics. Okay.